Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big Business Ideas. मंजिलें बदलती हैं, राही बदलते हैं, लेकिन रास्ते ठहर जाते हैं। और कामयाबी तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो 3 चीजों से मिलकर बनता है: ईमानदारी, जुनून और थोड़ी सी स्मार्टनेस। So, Shilpa Bhavna is here with one of the most smartest business shows, Big Business Ideas, powered by TapFox, Beyond Socializing. भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को पूरे देश में डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। डिजिटल इंडिया कैसे हर आम नागरिक के जीवन को छूता है, कैसे उसे और समृद्ध बना सकता है और कैसे हमारा व्यवसाय और बढ़ा सकता है, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द बिजनेस ऑथर, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। सर, डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांति है इस नाम को लेकर डिजिटल इंडिया। कुछ लोगों को लगता है कि ये आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कुछ को लगता है कि ये सिर्फ आईटी है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट? देखिए, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारा देश एक डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी बने और एक नॉलेज इकोनॉमी बने। नॉलेज इकोनॉमी? हाँ, नॉलेज इकोनॉमी बने। ये सिर्फ आईटी नहीं है, ये पूरे देश की हर मिनिस्ट्री, हर स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी, सबको डिजिटाइज करना है। मतलब सब कुछ डिजिटल होगा जी। और हर नागरिक ऐसा होगा कि आपका सब कुछ एक लॉकर आपको दिया जाएगा, ई लॉकर जिसे बोलते हैं, जिसमें कि आप सारे डॉक्यूमेंट वहाँ स्टोर कर लेंगे। जब सारे डॉक्यूमेंट वहाँ स्टोर कर लेंगे तो आपको कुछ भी भेजना है, जैसे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट वहाँ स्टोर किया हुआ है, अब आपको कहीं दूसरे डिपार्टमेंट को देना है तो आप डायरेक्टली उसकी एक्सेस उसको देके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको अपने घर पे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं रखना, मतलब बिल्कुल पेपरलेस हो जाएगा जी। और इससे एक बहुत बड़ा सोशल कॉज भी है कि हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि जब पेपर की जरूरत नहीं होगी तो पेड़ कटने बंद हो जाएंगे। पेड़ कटने बंद हो जाएंगे तो उससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। डिजिटल इंडिया 3 उद्देश्य लेके चल रहा है, जिसमें पहला है कि सभी को, जो भी सिटीजन है हमारे देश में, उन सभी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक यूटिलिटी के रूप में मिले। ओके, वो उनके लिए एक सुविधा बन जाए पूरे देश में हर सिटीजन को। और दूसरी बात है कि जो गवर्नेंस है और जो सर्विसेज हैं वो डिजिटली अवेलेबल हों ऑन डिमांड सभी को। और तीसरी बात है कि डिजिटल एम्पावरमेंट, मतलब सबको नॉलेज हो कि कैसे लिटरेसी रेट बढ़े, कैसे हमने उसको उपयोग करना है उस सुविधा का। और यदि हम देखें तो आज हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा कपड़े बेचती है जी, उसके पास अपना कोई स्टोर नहीं है। ओके। जो सबसे बड़ी कार रेंटल, ट्रांसपोर्ट की रेंटल कंपनी है, उसके पास अपनी एक भी कार नहीं है। ओके, एंड दे आर वर्किंग डिजिटली। तो यदि डिजिटल होगा तो उसमें क्या होगा कि अमीर गरीब नहीं देखती। एक कोई भी सुविधा है या कोई भी लाइसेंस लेना है या कोई भी बिजनेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है जी, या कोई भी सुविधा आप सरकार से चाहते हैं, तो यदि वो डिजिटली आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसमें कि उसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है कि आप कैसे ले सकते हैं, तो यदि उसकी रिक्वायरमेंट को आप पूरी करते हैं, वो कोई भी पूरी करे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, यदि आप पैरामीटर पूरे करते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो वो आपको मिलेगी। और जो हमारे देश का सपना है, हमारे देश में गरीबी ना हो, वो इसी माध्यम से हो सकता है, डिजिटल इंडिया के ही माध्यम से हो सकता है। सर, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, जब हम भारत जैसे एक देश की बात करते हैं जहाँ की पॉपुलेशन का आधे से ज़्यादा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, आपको लगता है कि ऐसे देश में डिजिटल इंडिया को एक बूस्ट देना
आगे उसे बढ़ा सकता है और अच्छे तरीके से ये काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए हमें थोड़े से आंकड़े देखने पड़ेंगे जी। हमारे देश में अगर हम देखें तो मोबाइल कनेक्टिविटी 100 करोड़ लोग, लगभग 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल कनेक्टिविटी उनकी है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं? वो भी हैं, दोनों मिला के हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ओह। और यदि हम देखें इंटरनेट यूजर तो थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड में हमारे देश में हैं, जो लगभग 26 करोड़ लोग हैं। 26 करोड़ लोग इंटरनेट अभी इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम स्मार्टफोन देखें तो फोर्थ लार्जेस्ट हैं हम वर्ल्ड में, लगभग 11 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि हमारे देश में आधार जो बायोमेट्रिक है वो करीब 72 करोड़ लोगों के पास है। तो वो एक आधार बनेगा, वो एक आइडेंटिटी बनेगी सिटीजन की। इसके अलावा सरकार ने एक जो हमारा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है जी। वो एक काम कर रहा है कि हमारे देश में 2.5 लाख गांव में, ग्राम पंचायत में इंटरनेट पहुंचाने का काम, जो कि दिसंबर 2016 या मार्च 2017 तक कंप्लीट होगा जी। उनकी कोशिश है 6 लाख गांव तक पहुंचने की। क्या बात है। तो यदि वो जो हमारा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो काम कर रहा है, यदि वो सब गांव में पहुंच गया, हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, हर पंचायत के पास हो, तो आपको सारी सुविधाएं, सारी नॉलेज फिंगर टिप पे होगी। तो यदि वो आपके फिंगर टिप पे है, मतलब आपके पास नॉलेज का भंडार, पूरे संसार की नॉलेज आपके एक क्लिक पे है। बिल्कुल। हम लोगों ने अभी कुछ लोगों से बात की थी कि उन्हें डिजिटल इंडिया के इस कॉन्सेप्ट से क्या लगता है कि कितना ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है या सोसाइटी को और कितना फ़ायदा हुआ है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। प्लीज़ हैव अ लुक। हमने अपने जितने भी काम है थ्रू बैंकिंग कर दिए। लाइक वी डोंट कलेक्ट एनी फीस, नाउ इट इज़ डिपॉजिट थ्रू द बैंक। सो द लोड ऑन माई system is less collecting the finance. Now I have to organize my classes only because this is my core business. You see, this my core work here is not to collect fees. My core work is to run the classes properly. अगर आप देखेंगे आज की डेट में सारे इंडियन कंपनी का एवेल्युएशन बिलियंस डॉलर से ऊपर हो चुकी है। आप फ्लिपकार्ट ले लीजिए, आप स्नैपडील ले लीजिए, आप पेटीएम ले लीजिए, whoever are there, they're actually gone up doing that. This is our generation who has to set a level in digital India. They worked on paperwork they have done, but online point of view से and digital point of view से, pan India point of view से हमारी generation है जिसे एक level पे ले जाके काम करना है। यूथ का ये मानना है कि डिजिटल इंडिया को ये लोग बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। आपको लगता है कि यूथ को इनसे बेनिफिट मिलेगा और यूथ को डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट आगे ले जाने में मदद मिल सकती है? बहुत बेनिफिट मिलेगा। यदि हम देखना चाहें कि यूथ और डिजिटल इंडिया कैसे आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, तो हम देख पाएंगे कि यूथ को ही आने वाले टाइम पे फायदा है, क्योंकि सबसे पहले तो वो टेक फ्रेंडली होते हैं। यूथ के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर हमारे देश में पहले 6 थे, अब 21 हो गए हैं। और यदि उन सब इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स में देखें जो पूरे देश में हैं जी, पूरे देश में फैले हुए हैं, तो उसमें लगभग 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ युवा को जॉब मिलेगा उन सब क्लस्टर्स में। और वो सारे क्लस्टर जो लग रहे हैं, वो जो बीपीओ बन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स में, वो सब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ओह, क्या बात है। सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी जितने भी हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आप जो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की बात करें तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप इस टर्म को और ज्यादा क्लैरिफाई करें। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का मतलब होता है सरकार ने ऐसी एक जगह बना दी है जहाँ पे कि इंटरनेट की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जहाँ पर कि जितनी भी बेसिक एमिनिटीज हैं सब हैं। तो वहाँ पर बीपीओ मतलब कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स के लिए सेंटर्स खुलते हैं, जो कि विदेशों से और देश से जो भी प्रोसेस हैं उसको आउटसोर्स कर देते हैं बिजनेस के लोग। ओके। और वो प्रोसेस गांव में, वो हो सकता है कि अमेरिका की कंपनी अपने प्रोसेस का आउटसोर्स हिंदुस्तान में कर दे, तो हिंदुस्तान के एक विलेज में हो रहा हो वो काम। दैट मीन्स हमारे जो युवा हैं देश के, इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है डिजिटल इंडिया से। बिल्कुल ठीक बात है। और सरकार की स्कीम है कि युवा को आगे बढ़ाने के लिए वो चाहती है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 10 करोड़ लोगों को वो एक ट्रेनिंग देना चाहती है आईटी की, जिससे कि वो सब मिलके देश को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया के इस कैंपेन के साथ जब यूथ आगे मिल जाएगा तो वाकई हमारे देश की तरक्की बहुत ही दुगनी रफ्तार से होने वाली है। यहाँ पर हम यूथ की बात कर रहे हैं जो कि डिजिटल इंडिया से कनेक्ट करता है, तो मैं चाहूंगी कि हम अपने आज के गेस्ट को भी जरूर अपने साथ यहाँ पर आमंत्रित कर लें, बिकॉज ही इज अ यूथ आइकन, आई मस्ट टेल यू। जी,
आप दर्शकों को हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि आज जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में आ रहे हैं हमारे इस सब्जेक्ट पर हमारे साथ वार्ता करने के लिए, आई मस्ट टेल यू दैट ही इज़ अ यूथ आइकन. ही होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम फ्रॉम सिडनी. He is the convener of Indian National Bar Association और सबसे बड़ी बात कि वो पूरे भारत के युवाओं को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ रहे हैं. We are gonna have with us Mr. Nachiket Joshi. नमस्कार सर, वेलकम. प्लीज हैव अ सीट. थैंक यू. नचिकेत जी, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप यूथ को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कोशिश की शुरुआत कहाँ से आई, फ्रॉम वेयर दैट आइडिया केम इनटू योर माइंड. जब तक आपको अनुभव नहीं होता तब आपको चीज़ें को ज्ञान नहीं होता. डिजिटल चीज़ क्या है, जब आपने अनुभव नहीं किया होता आपको पता भी नहीं होता. जी. मैं मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था. राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं वहाँ पे उतरा. मुझे घर की ज़रूरत थी. पहली चीज़ मेरी ऑनलाइन से स्टार्ट हुई. मैंने ऑनलाइन सर्च किया. ओके. घर मिला, अपॉइंटमेंट ली, फिर उसको डिपॉजिट ट्रांसफ़र करनी थी, वो मैंने ऑनलाइन की. जो फिजिकली जो बैंकिंग क्षेत्र में जाना, ढूंढना, वो सब चीजें खत्म हो गई. और सबसे बड़ी बात किसी और देश में जाकर. एग्जैक्टली. और जो आसानी होती है चीजों में, आपको किसी को ऑब्लाइज नहीं करना पड़ता है, कांटेक्ट नहीं करता है. छोटी छोटी बातों में आपको इतनी आसानी हो जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते. उसके बाद स्टडी के लिए गए. स्टडी करने के लिए पहले ही जाके, जैसे मैं इंडिया से जा रहा था, मैंने सबको पूछा कि बुक कहाँ से लेनी पड़ेगी, कहाँ से खरीदते हैं फिजिकल. तो लोग हंसने लगे. फिजिकल बुक. सबने बोला कि ये तुम्हारा पासवर्ड है, ये आईडी है, और ये आईडी पासवर्ड डाल के तुम अपने जो असाइनमेंट्स है, बुक्स है, वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो. ओके, सो इट्स ऑल ई लर्निंग. एग्जैक्टली. वहाँ पेपर तो बहुत से बहुत कम यूज करते हैं. फिर असाइनमेंट भी हमें ऑनलाइन ही टाइप करके उनको देना पड़ता है. तो इतनी आसानी हुई. तभी मैंने कल्पना की थी कि हमारे देश में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि देश का युवा, जो देश का भविष्य है, उसको जितनी चीजें आसानी से मिलेगी, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे स्टडी के लिए, उतना वो प्रगति करेगा. और आज देश का सौभाग्य है कि इतने सालों के बाद श्री नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, जिनके पास ये विजन है, और हमें उन पे गर्व है. जी. डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बीड़ा है, जिसको हम कह सकते हैं. आप कोशिश कर रहे हैं इसको यूथ से कनेक्ट करने की. अगर मैं आपसे पूछूं, आपको एज एन इंडिविजुअल कैसी दिक्कत या कैसी चुनौती का सामना करना पड़ा इस काम के साथ लोगों को जोड़ने के लिए, स्पेशली यूथ टू द डिजिटल मीडिया? जनरली मैं आपको एक सही बात बताऊं, यूथ और डिजिटल मीडिया, उनको जोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यूथ का जो कल्पना होती है, डिजिटल मीडिया उसका जवाब है. तो यूथ बहुत ज़्यादा ज्वाइन करने में कोई इतनी परेशानियां नहीं होती. पर जब वो रिलेटेड यूथ और सीनियर सिटीजन के बीच में आता है, वो लिंकअप आता है, क्योंकि आप कोई भी डिपार्टमेंट में देखें तो उसमें यूथ भी होते हैं और सीनियर सिटीजन भी होते हैं. वहाँ एक प्रकार का उनके बीच में क्लैश उत्पन्न होता है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो कंप्यूटराइज नहीं करते. जनरेशन गैप जिसकी हम बात कर सकते हैं. एग्जैक्टली. पर जो नई जनरेशन है उसमें सीखने की चाह है, ये है, जो ऐसा नहीं कि पुरानी जनरेशन में भी नहीं है, पर एक प्रकार का डर घुसा हुआ है कि आईटी सिस्टम क्या है, जो बिल्कुल सामान्य है. जब वो डर को तोड़ के जो हमारे सीनियर लोग हैं, वो यूथ के साथ मिलके वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी देश आगे बढ़ पाएगा. क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए हमारे सीनियर सिटीजन का, और एक जोश चाहिए हमारे यूथ का. सर, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं दो पीढ़ियों को आपस में जोड़ने की, उसी में इतनी ज़्यादा मशक्क़त है. अगर हम बात करें गवर्नमेंट लेवल पर डिजिटल इंडिया को लोगों तक पहुंचाने की, तो वहाँ पर तो शायद और भी ज़्यादा मशक्क़त होती है, क्योंकि हमारे देश में ना सिर्फ अलग अलग पीढ़ियाँ हैं, बल्कि अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, जात हैं. सबको एक साथ जोड़ना गवर्नमेंट को कितनी चुनौती महसूस करनी पड़ती है? देखिए, गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं. एक सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट लेके चल रही है कि 6 लाख गाँव तक इंटरनेट पहुँचाना. जी. उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड्स की है. जो हमें कॉर्पस बनाना है, जो कि अभी हम स्टेजेस में बना रहे हैं, वो कॉर्पस क्रिएट करना एक सबसे बड़ी बात है. एक कोष बनाना पड़ेगा. एक कोष, बहुत बड़ा कोष चाहिए इसके लिए हमें. दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन होता है, क्योंकि जब भी ये ऑप्टिकल फाइबर जो हमारी ये जाती है किसी स्टेट से, तो उस स्टेट को एक राइट टू वे चार्जेस होते हैं, जिसे वेव करना होता है. कि मतलब जैसे किसी स्टेट से आप कोई वायर लेके जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर की जो लेके जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट को वेव करना होता है, उसमें कई बार टाइम लग जाता है. बिल्कुल. तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन जो हैं और उनका कोऑर्डिनेशन, वो महत्वपूर्ण है. दूसरा, तीसरा एक बड़ी बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की डिजाइनिंग कैसे की जाए
कि वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो सके और उनके बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन हो कि वो जल्दी काम हो सके। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कि बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, जैसे वो बिजली नहीं पहुंची अभी तक। यदि हम देखें तो उसमें बिजली पहुंची है तो लोड शेडिंग बहुत है, 20 घंटे की लोड शेडिंग है जी। उसके बाद है लिटरेसी, कि गवर्नमेंट को ये भी करना पड़ेगा कि आपको लिटरेसी भी वहां पर, जिससे कि लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा कि वो डिजिटल को समझें और इंटरनेट को समझें। उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अगर इन सभी चैलेंजेस को पूरा करते हुए गवर्नमेंट जाती है तो हमारे देश की एक ओवरऑल ग्रोथ होती है, सिर्फ डिजिटल के माध्यम से नहीं बल्कि हमारा देश वैसे भी बहुत सशक्त बनता है और हमारी जो देश की, जिसे हम कह सकते हैं, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनती है इससे। बिल्कुल ठीक बात है। डिजिटल इंडिया का मतलब ई क्रांति है। ई क्रांति में सभी कुछ होगा, जैसे ई एजुकेशन होगी, ई हेल्थ होगी, हेल्थ केयर मतलब सबको मिलेगी, तो इसी प्रकार से ई जुडिशरी भी होगी। जैसे आपने देखा है कि अभी बहुत सारे केस पेंडिंग है हमारे देश में, करोड़ों केस पेंडिंग है, तो उसमें भी लोगों को सुविधा हो जाएगी कि आपको विटनेस देनी है तो आप ई माध्यम से विटनेस दे रहे हैं, तो बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। आर देयर रिलायबल? हाँ, 100%। उसमें ई जेल कॉन्सेप्ट भी है, ई जुडिशरी कॉन्सेप्ट भी है, तो सारी कॉन्सेप्ट हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ओके, आपने जो ई जेल की बात की है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के मन में भी बड़ी जिज्ञासा होगी ये जानने की कि ई जेल एक्चुअली है क्या? क्या घर बैठे बैठे जेल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा? नहीं, क्या है इस बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज। I need to change my phone. I want a full closet of everything should be branded with this. My footwears, my shades, my watches, my hair accessories, shopping and food. Lots of bags. मेरे को महंगे जूते, It is coming. आ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ई जेल ये एक्चुअली किस तरह से संभव होगा और ये है क्या? ई जेल का ये मतलब नहीं कि आप घर पे बैठेंगे या इलेक्ट्रॉनिक जेल होगी। इलेक्ट्रॉनिक जेल का मतलब है, डिजिटल जेल का मतलब है कि आपको पूरा डाटा, कितने कैदी, कितनी सजा। अभी आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि एक कैदी जो विचाराधीन है वो जेल में पड़ा हुआ है, उसको जो उसने काम किया है उसकी सजा जो उसे मिलनी है उससे ज्यादा टाइम तो वो जेल पे ही है। तो डिजिटाइज होगा, आपको पता होगा कब कौन आया, कहाँ रह रहा है, उसका कौन से सेल में है, क्लैरिटी रहेगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। और इसमें सबसे बड़ा डिजिटल इंडिया का जो माध्यम है, सबसे बड़ा देश को जो बेनिफिट होगा वो करप्शन खत्म होगी जी। क्योंकि करप्शन की अगर हम देखें तो जड़ वहीं से शुरू होती है जब चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल इंडिया, ये सक्सेसफुल होनी बहुत जरूरी है करप्शन खत्म करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए और सबको लिटरेट करने के लिए। जी नचिकेत जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने हमारे साथ अभी डिस्कस किया था कि जब आप पढ़ रहे थे तभी से आपके दिमाग में ये बीज आया कि डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट के साथ हमें पूरे यूथ को जोड़ना है। आप ना सिर्फ भारत के यूथ को बल्कि जो हमारा यूथ भारत से बाहर भी रह रहा है उनको भी जोड़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आप इस लिहाज में, हमें बताएं। देखिए, पहले तो ई जेल की बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई और सुनील जी की और आपके शो की सुंदरता ही यही है कि चीज़ों को बहुत इजी और सही सरल तरीके से में दिखाया जाता है। थैंक यू सो तो मच। वो हर एक व्यूअर जो चाहे छोटा बच्चा भी हो और बड़े भी है वो समझ सकते हैं। अब आपके सवाल पे आ रहे जैसे कैसे विश्व के यूथ को हम इसके साथ जोड़े। देखिए, मैं काफ़ी देश घुमा हुआ हूँ विश्व में और मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग कई बार भारत आना चाहते हैं पर उनके पास ऐसा संयोग होता है या संजोग होता है कि उसके वजह से वो आ नहीं सकते, पर वो भारत को मदद रूप होना चाहते हैं। ठीक है, जब कोई यूथ या कोई व्यक्ति एब्रोड से आता है तो जनरली हमारे गांव या शहर या कस्बे में लोग उसको ध्यान से सुनते हैं कि तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सब यूथ को हमने आह्वान किया है कि आप जाए,
अपने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल इंडिया जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको गांव-गांव तक पहुंचाए, अपने गांव में जाए, 10 दिन की छुट्टी ले, उनको बताए कि ये टेक्नोलॉजी है। जब वो देखेंगे तब वो विश्वास करेंगे। जैसे आपका प्रोग्राम सिंपल बता बेसिकली दिया। जो आप कहना चाहते हैं कि हमारे देश का जो पूरा यूथ है, आप सभी को ये आह्वान है कि सिर्फ आप घर में बैठकर डिजिटल इंडिया की बात ना करें, साल में या महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में थोड़ा सा समय ऐसा ज़रूर निकालें जब आप अपने नज़दीकी गांव में जाएं, वहां पर लोगों से बात करें, उन्हें टेक्नो फ्रेंडली बनाएं, क्योंकि तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है जब डिजिटल इंडिया के साथ हर एज ग्रुप जुड़कर सामने आए। हमने कुछ लोगों से बात की है, आपको दिखाना चाहेंगे, प्लीज हैव अ लुक। MSME का जो बजट है एडवर्टीज़मेंट का वो इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पर काम करते हैं। तो सोशल मीडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को के पास एक्सेस है उसका, तो MSME उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती है अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज उन तक पहुंचाने के लिए। पहले क्या होता था, अगर बंदे ने कोई बिज़नेस चलाना तो वो जगह देखता था, उसकी दुकान हाईवे के ऊपर हो या फिर बाज़ार के बीच में हो, कौन सी जगह पे होनी चाहिए। अब उसको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी दूर दराज गाँव में भी बैठा है मगर उसके पास इंटरनेट अवेलेबल है, उसको नॉलेज है, समझ है उसके बारे में, तो वो अपना वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को शो अप कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो क्या लगता है सर आपको, एक छोटे उद्यमी के लिए, एक MSME सेक्टर के व्यवसायी के लिए डिजिटल इंडिया उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और ये जो डिजिटल इंडिया है बेसिकली विलेज और MSME सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि वो लोग अभी तक अपने प्रोडक्ट को, अपनी बात को, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। रीजन बीइंग द सेम, जो प्रेरणा जी ने जैसा कहा कि एडवर्टीजमेंट का फंड नहीं होता, और वो किसको पहुंचाएं अपनी बात, कैसे बताएं लोगों को। तो ये एक माध्यम, इंटरनेट का ऐसा माध्यम है कि आप एक हमारे देश के छोटे से किसी विलेज में बैठे हैं और वहाँ पे कोई आपने अच्छा काम किया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आप पूरे देश में नहीं, पूरे संसार में उसको सिर्फ एक क्लिक पे पहुंचा सकते हैं अपनी बात को, और पूरे संसार को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने सर्विसेज भी, अपने गुड्स को भी। यही डिजिटल इंडिया है। नचिकेत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप बाहर का भी सिनेरियो देखकर आए हैं, भारत से बाहर का, आज आप भारत में हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या नजर आता है व्हाइल यू आर एडजॉइनिंग द यूथ टू विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया? सी, वो देश अपनी जगह है, अपना देश अपनी जगह है, दैट इज नंबर 1 जी। अपने देश में इतनी पॉसिबिलिटीज है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट हमारे पास है। अगर हम आज स्वदेशी चीजें अपनाएं ना, तो दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सामने देख रही है। अपना ब्रेन, अपने लोगों का, यंगस्टर का ब्रेन आज USA में जाके बैठा है, UK में जाके बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके बैठा है। हमारे पास कैपेसिटीज है, लोग चाहते भी है करना, पर उनके पास कोई माध्यम नहीं था। डिजिटल इंडिया लॉन्च होने से दे आर लुकिंग फॉर अ माध्यम, उनको भी अंदर से एक अवेयरनेस हो गई है लोगों के, अभी बस हमें इंडिया जाना है, इंडिया जाके हमारे देश के लिए काम क्योंकि करना है। अब उन्हें लग रहा है कि हम जिस रेल के साथ दौड़ना चाहते हैं वो पटरी हमारे लिए वहां बिछ गई है, अब उन्हें ये चीज दिख रही है। बिल्कुल। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि जैसा भी नचिकेत जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया का एक सपना और है कि 2019 तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज बाहर से इंपोर्ट ना हो, सब इंडिया में बने। ओके। तो इसीलिए बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया आने से मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा और देश आगे बढ़ेगा। अब अभी जो बात हो रही थी कि आपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे रिसर्च करें, वो स्मॉल बिजनेस के लिए। अगर थोड़ा आपको बड़ा बिजनेस करना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका भी इलाज डिजिटली है। मैं एक को वेंचर कंपनी है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, विच इज UK में भी है और इंडिया में भी। हम बिग डेटा पे काम करते हैं। बिग डेटा यानी हम कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे आपका बुटीक है, तो वहाँ पे किसी रिक्वायरमेंट है, कौन सी फैशन चाहिए, क्या चाहिए, हमारे लोग ही सर्वे करके ऑनलाइन उनको एनालिसिस आप उन्हें देते हैं। एग्जैक्टली, वी गैदर डेटा, एनालिसिस देन, रिसर्च देन एंड विल गिव देम। तो उनका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, तो उसका जवाब भी डिजिटल ही है। On that note, we are going to take a break, but after the break, we are having the answers of those questions जो आपने हमें ईमेल से भेजे हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज। I need to change my phone. I want a full closet of everything should be branded with this. My footwears, my shades, my watches, my hair accessories, shopping and food. lot of stores, Lots of bags. मेरे को महंगे जूते,
is coming. आ रहा है. ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि अब हम लोग जवाब देने वाले हैं उन सवालों के जो आप ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आपने हमारे बिग बिजनेस आइडियाज़ को इतना प्यार दिया है और आप लोगों के ढेरों ईमेल हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन सभी ईमेल्स को, उन सभी सवालों को प्रोग्राम में शामिल करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ सवाल चुने हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल आपके सामने है। दिल्ली से मनोज जी हैं, ये कहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस रेगुलरली। इनका सवाल है कि हमने अपने पिछले एपिसोड्स में दिल्ली स्वरोजगार योजना के बारे में बताया है जिसमें 5 लाख तक का लोन मिलता है। ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं क्या ये एलिजिबल हैं इस लोन के लिए? बिल्कुल एलिजिबल हैं जी। और इनको दिल्ली स्टेट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में अप्लाई करना चाहिए जी। वहाँ से इनको लोन जरूर मिलेगा। ये अगला सवाल हमारे पास है, पंजाब से सुप्रीत कौर है। आप कहती हैं कि आप बैकवर्ड क्लास से हैं, अपना पार्लर ओपन करना चाहती हैं, तो क्या इनके लिए कोई एक ऐसी स्कीम अवेलेबल है जहां पर इन्हें लोन सस्ते दरों में मिल सके? बिल्कुल है, जरूर खोल सकते हैं अपना ब्यूटी पार्लर जी। उसके लिए पंजाब बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो 1 लाख तक का लोन देता है ब्यूटी पार्लर के लिए। वेरी नाइस। हमारा अगला सवाल है, ये बिहार से शमशुद्दीन जी हैं और इनका कहना है कि मैं माइनॉरिटी क्लास को बिलोंग करता हूँ, मैं अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, 1 लाख का लोन चाहिए पर मेरे पास कोई गारंटर नहीं है, क्या इन्हें लोन मिल सकता है? इनको अप्लाई करना पड़ेगा बिहार माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को। ओके वो 1 लाख तक का लोन देते हैं जिसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। क्या बात है। नचिकेत जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि हम अगर उन भारतीयों की बात करें जो हमारे देश से बाहर रह रहे हैं लेकिन हमारी देश की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो देश से बाहर रहकर वो कैसे देश की आत्मा को और समृद्ध करने के बारे में सोच सकते हैं या क्या कदम उठा सकते हैं उसकी तरफ? देखिए, इसमें बहुत ही आसान चीज़ है जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज व्यक्ति कोई एक कंट्री का सिटीजन नहीं रहा, वो ग्लोबल सिटीजन हो गया है। जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, आज मैं हर 6 व्यक्ति में 1 व्यक्ति भारतीय है या भारतीय मूल का है, ठीक है। तो भारत की पकड़, भारत के दिमाग की पकड़ पूरे वर्ल्ड में है। अगर ये भारतीय एक साथ आ जाए तो भारत को महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनके लिए उनको एक ही चीज़ करनी है, जितने भी व्यक्ति अपने यहाँ रहे, एक स्वदेशी चीज़ जो भारत में बनती है, भारत के रूरल एरिया में बनती है, चाहे कोई भी कपड़ा हो, चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे कोई भी उनकी जीवन जरूरियात की चीज़ हो, चाहे ये कब भी हो, वो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करे अपने देश में बैठे बैठे। हर एक व्यक्ति साल में 1 करेगा तो भी अपने देश की इकोनॉमी अगले साल देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। क्या बात है, और हमारी पूरी ये उम्मीद है कि ये आपने जो कहा ये बहुत जल्दी सच हो। सर, जाने से पहले जैसे कि हमारी रिवायत है, आपका बिजनेस मंत्र हम ज़रूर लेते हैं हमारे सभी उद्यमियों के लिए जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के लिए आप क्या बिजनेस मंत्र देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। और ये वाकई सच है कि सपने हम सभी लोग देखते हैं, उसे हकीकत में परिवर्तित भी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ज़रिया नहीं मिल पाता। आज ये ज़रिया हमारे पास है, हमारे सामने है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए और अपने देश को, अपने घर को, अपने समाज को सशक्त बनाइए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ बांटी। एंड थैंक यू सो मच नचिकेत जी। हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वी होप यू रिमेंबर बिग बिजनेस आइडियाज ऑलवेज। तो हमारी तरफ से ये छोटा सा गुडी बैग आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। और दर्शकों, जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी वाकई हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा बूम है, लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए एक सही समय होता है।
ये शायद वही एक सही समय है। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए और अपने देश को, भारत को सशक्त बनाइए। आज के लिए शिल्पा भावना आपसे इजाजत ले रही है। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात विद योर वेरी ओन प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.